हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं मौर्योत्तर काल का एक और नया टॉपिक, जो कि पिछले सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। मौर्योत्तर काल में जो वंश देखने को मिले थे, ब्राह्मण वंश, जिसमें मुख्य 3 वंश थे या 4 वंश बोल सकते हैं। शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश और वाकाटक, जो ब्राह्मण वंश थे। उसी के पैरेलल में हमें इधर कुछ विदेशी आक्रमणकारी भी देखने को मिलते हैं। सेम पीरियड में जब अशोक का मृत्यु होता है, उसके बाद जो स्थिति पैदा होती है, लगभग 200 BC का जो पीरियड होता है, उस दौर के बाद जो स्थिति पैदा होती है, उसमें मौर्यों के जैसा कोई भी एक बड़ा साम्राज्य और शक्तिशाली शासक दिखाई नहीं पड़ता है। और इसी दौरान में ही, यानी कि जो ब्राह्मण पीरियड था, इसी के पैरेलल में ही हमें कई विदेशी आक्रमण देखने को मिलते हैं। यानी कि एक जो मौर्य से पहले हम लोगों ने देखा था, जिसमें कि सेल्यूकस निकेटर यानी कि सिकंदर आक्रमण किए थे, और सेल्यूकस निकेटर को यहाँ पर साम्राज्य सौंप करके वापस चले गए थे। उसके बाद उसी का जो सीक्वेंस था, बोल सकते हैं, कुछ देर के लिए रुक जाता है मौर्य काल में। उसके बाद फिर जो मौर्य उत्तर काल जो शुरू होता है, फिर से हमें वही आक्रमणकारी देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला आक्रमणकारी हुए थे भारत में विदेशियों का मौर्य काल के बाद, उसमें सबसे पहला था बैक्ट्रियन ग्रीक, या जिसको यवन भी कहते हैं, या जिसे हिंद यूनानी भी कहते हैं। उसका जो दूसरा था इस सीक्वेंस में, वो था शक, जिसे सीथियन भी कहा जाता है। यानी कि सीथियन को ही भारतीय ग्रंथों में शक कहा गया है। उसके बाद है पहलव, और जो लास्ट है वो कुषाण। तो इन चारों में जो सबसे साम्राज्यवादी या जिसका विस्तार जो साम्राज्य था, वो कुषाणों का था। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले बैक्ट्रियन ग्रीक, या फिर यवन, या फिर हिंद यूनानी। ये जो इसका जो आक्रमणकारी थे इस कबीले का, यानी कि जो बैक्ट्रियन यूनानी का जो पहला जो आक्रमणकारी था, वो था डेमेट्रियस, जो कि सिकंदर के बाद पहला यूनानी होता है मौर्योत्तर काल में। इन्होंने आक्रमण करके अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के जो इस भूभाग के जो एक बड़े क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया था, और अपना राजधानी साकाल, जो कि प्रेजेंट का सियालकोट है, उसको बनाया था। और यही लोग जो यूनानी आकर के भारत के क्षेत्र में, यानी कि अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के क्षेत्र में आके बसे, इसे ही हिंद यूनानी कहा गया। और ये जो है भारतीय हिंद यूनानी जो थे, इन्होंने कई भारतीय राजाओं के उपाधियों को भी धारण किया था, और इन्होंने खरोष्टी लिपि में सिक्के भी जारी किए थे। उसके बाद देखते हैं, इसी दौरान जब बैक्ट्रिया के शासक इंडिया में चढ़ाई किया था, तो उसी दौरान यूक्रेटाइडिस जो है बैक्ट्रिया पर कब्जा कर लेता है। जस्टिन के अनुसार ये जो है बैक्ट्रिया पर कब्जा करने के साथ साथ भारत पर भी कब्जा कर लेता है, जिसके बारे में जानकारी मिलता है कि उन्होंने झेलम नदी तक, झेलम के तट तक उन्होंने चढ़ाई किया था, और इसने अपना राजधानी तक्षशिला बनाया था। बाद में क्या होता है, ये जो बैक्ट्रियन साम्राज्य था, ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। पहला डेमेट्रियस, जो बैक्ट्रिया के शासक थे, और बाद में यूक्रेटाइडिस, जो कि बाद में आक्रमण किए थे बैक्ट्रिया पर। तो ये 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। उसके बाद देखते हैं मेनांडर, जो कि विदेशी आक्रमणकारियों में जो सबसे अधिक प्रतापी, सबसे अधिक योग्य शासक था, वो आक्रमणकारी मेनांडर था, जिसे बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में मिलिंद के नाम से जाना जाता है। मिलिंद पन्हों, जिसमें कि नागसेन और मिलिंद दोनों के बीच में जो क्वेश्चन आंसर होता है, उसका संकलन है। और इसने अपना राजधानी, मेनांडर ने अपना राजधानी साकल को बनाया था। अगर इसका महत्व, इसका आखिर भारतीय इतिहास में मेनांडर का महत्व इसलिए है क्योंकि इन्होंने भारी मात्रा में सिक्के जारी किए थे। और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मेनांडर ने ही सबसे पहले स्वर्ण सिक्के, यानी कि सोने के सिक्के को जारी किया था। आगे हम लोग देखेंगे कि जो सर्वाधिक सोने का सिक्का जारी किया था, वो कुषाण वंश के शासक विमगढ़फेसिस ने किया था, या फिर कैडफेसिस सेकेंड ने किया था, लेकिन सर्वप्रथम जो किया था वो मेनांडर ने ही किया था। उसके बाद इस
इस जो यहाँ पे जो राजा गुजरे जिन्होंने अपना सिक्का जारी किया था, इनके बारे में कहा जाता है कि निश्चित तौर पर कहा जा सकता था कि कौन कौन से सिक्के किन किन राजाओं ने जारी किए थे। ठीक है, और कुषाण जो थे सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी करने वाले शासक हुए। उसके बाद जो रंगमंच पर या फिर स्टेज पर जो पर्दा गिराने का और उठाने का जो चलन है या प्रचलन है, वो यूनानियों ने ही इसका शुभारंभ किया था, जिसे यौनिका या पर्दा का जो शुभारंभ है वो यूनानियों ने ही किया था। और भारत में जो कला का विकास होता है, गंधार कला, ये जो है यूनान के हेलेनिस्टिक आर्ट से ही ये प्रभावित था। और यूनान से पूर्व भारत में जो भी सिक्के ढले जाते थे वो पंच मार्ग, जिसको पंच किया हुआ ठप्पा लगाया हुआ मोहर होता था, और या आज सिक्का जिसको कहते हैं, और यूनानी के बाद से ये फिर इसका शैली बदल जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बैक्ट्रियन ग्रीक के बाद जो दूसरा जो कबीला हमलावर हुए वो थे शक या सीथियन, यानी कि सीथियन, जो कि भारतीय ग्रंथों में जिसका नाम शक मिलता है। शक जो थे वो मध्य एशिया के क्षेत्र के मध्य एशिया के खानाबदोश कबीला था। और ये जब वहाँ से निकले मध्य एशिया से, तो चूंकि 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में चीन का जो सम्राट था शी हुआंगटी, उन्होंने एक विशाल दीवार बना दिया था। तो ये जो खानाबदोश थे मध्य एशिया के, ये चीन की तरफ नहीं जा सकते थे, इसलिए इसे पश्चिम की तरफ बढ़ना पड़ा। और पश्चिम के तरफ बढ़ने के क्रम में उन्होंने बैक्ट्रिया पर धावा बोला और उनको कब्जे में ले लिया। कहा जाता है कि यूनानियों से भी अधिक जितने क्षेत्र यूनानियों ने अपने अधिकार में लिया था, उससे कहीं ज्यादा क्षेत्र इन्होंने जीत लिया था। ये जो है 5 शाखाओं में बटे हुए थे। ये जो शक या सीथियन जाति थे, सीथियन कबीला था, इन्होंने 5 शाखाओं में अपने को बांट रखा था, जिसमें जो पहला कबीला था वो अफगानिस्तान के क्षेत्र में बसा हुआ था। दूसरा कबीला पंजाब के क्षेत्र में बसा हुआ था, जिसका राजधानी तक्षशिला था। तीसरा मथुरा में बसा हुआ था। चौथा भारत के पश्चिमी क्षेत्र में बसा हुआ था। और 5वां जो था वो पांचवा जो कबीला था वो भारत के ऊपरी दक्कन में बसा हुआ था। इस तरह से ये जो थे 5 कबीलों में बांट करके 5 क्षेत्रों में राज कर रहे थे। इनके बारे में कहा जाता है कि शक राजाओं को ना तो भारतीय राजाओं का प्रतिरोध झेलना पड़ा और ना यहाँ के जनता का प्रतिरोध झेलना पड़ा। एक कहा जाता है कि 57 और 58 ईस्वी पूर्व में एक उज्जैन के राजा जिन्होंने शकों को पराजित किया था, उनके साथ युद्ध करके शकों को पराजित किया और अपने क्षेत्र से उसे खदेड़ कर भगा दिया था। और उसके बाद उन्होंने विक्रमादित्य का जो उपाधि है उसे ग्रहण करता है। जिस तरह से रोम सम्राट सीजर उपाधि का धारण करता था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भारत में अपने आप को प्रतापी या फिर अतुल शक्ति और पराक्रम को दिखाने के लिए यहाँ पर विक्रमादित्य रोम सम्राट के सीजर के उपाधि के बराबर यहाँ पर धारण करते हैं। और ये जो विक्रमादित्य का जो सिलसिला है यह इतना पॉपुलर रहता है कि हमें 14 विक्रमादित्य देखने को मिलते हैं, जिसमें जो सबसे ज़्यादा विख्यात और फेमस विक्रमादित्य रहे वो गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य रहे। और यह जो है लगभग 12वीं सदी तक यह जो उपाधि था चलता रहा। उसके बाद ये जो शक थे 4 सदियों तक अलग अलग क्षेत्रों में शासन करता रहा। और इसमें जो सबसे विख्यात जो शक शासक हुए वो था रुद्रदमन प्रथम, और जिन्होंने कि जूनागढ़ अभिलेख में जिसका चर्चा मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख जिसका कृति है। और इन्होंने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, उसका रिपेयरिंग करवाया था, जो कि जिसको कि मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के एक मंत्री पुष्यगुप्त ने जिसका निर्माण करवाया था, उसका उन्होंने जीर्णोद्धार किया था। यह संस्कृत प्रेमी था, यह विदेशी था लेकिन इसको संस्कृत से बहुत प्रेम था और इन्होंने एक अभिलेख, सबसे लंबा अभिलेख शुद्ध संस्कृत में लिखवाया था। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, पहलव वंश या पार्थियाई। पहलव वंश और पार्थियाई जो है एक ही नाम है। और ये जो शक जो कबीला था इसी के समानांतर ये भी राज करते हैं, जिसका मूल स्थान ईरान था। और जो फर्स्ट
पहलव शासक हुए या पहलव जिन्होंने आक्रमण किया था वो माउस या मोई, जिसको कि ख्रिस्टी लिपि में जो सिक्के ढाले गए थे उसमें इसका नाम मोई मिलता है, माउस का। और इसका जो वास्तविक संस्थापक था पहलव का वो था मिथ्रेडेटस प्रथम, मिथ्रेडेटस फर्स्ट। और इस पहलव वंश का जो सबसे फेमस और सबसे विख्यात जो शासक था वो था गोंदोफर्निस। और ये इसलिए भी फेमस था क्योंकि इसी के टाइम पर, इसी के समकालीन एक फर्स्ट ईसाई प्रचारक, धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आए थे, जिसके बाद में हत्या कर दी जाती है मद्रास के नजदीक। उसके बाद देखते हैं हम लोग कुषाण, जो कि ये जो चारों कबीला या चारों विदेशी जो आक्रमण किए थे भारत में, इन सब में सबसे ज्यादा शक्तिशाली विस्तृत साम्राज्य वाला जो कबीला था वो यही था कुषाण, या फिर जिसको कोई सुआंग या यूची या तोखरी के नाम से भी जानते हैं। देखिए, कहा जाता है कि इसका जो साम्राज्य फैला हुआ था वो सुदूर मध्य एशिया तक फैला हुआ था। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक इसका जो है क्षेत्र का विस्तार था। और यह जो कुषाण का जो साम्राज्य था वो चीन, रोम और पार्थिया का जो साम्राज्य था उसके समकालीन था। यूची या फिर जो तोखरी जो वंश था या विदेशी आक्रमण थे, ये 5 कबीलों में बटे हुए थे। और उनमें जो सबसे शक्तिशाली कबीला था वो था कुषाण या कोई सुआंग। और इस कबीले का जो सरदार था वो था कुजुलकडफेसिस, जो कि कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी हुए कडफिसेस, जिन्होंने कि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा को चलाया था। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था मेनांडर को, जिन्होंने कि फर्स्ट यूनानी था जिन्होंने कि स्वर्ण मुद्रा चलाया था, लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा चलाया था किसने? तो भीम कडफिसेस, या फिर जिसे कडफिसेस सेकेंड भी कहा जाता है। इन्होंने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा चलाया था। उसके बाद इसी कुषाण वंश का जो सबसे अधिक योग्य शासक रहे वो कनिष्क। और यह जो था कुषाण काल का उत्कर्ष का काल था, कुषाण का उत्कर्ष काल था। और इसके राज्यारोहण को लेकर के कई मतभेद देखने को मिलता है, लेकिन इसमें जो सर्वाधिक माननीय जो डेट है वो है शक संवत, यानी कि लगभग 78 ईस्वी में एक नई संवत का शुरू होता है जो कि शक संवत कहलाता है। और इसका जो प्रवर्तक माना जाता है कनिष्क को ही इसका प्रवर्तक माना जाता है, जिसे कि भारत सरकार द्वारा अपनाया जा रहा है आज के डेट में। उसके बाद कनिष्क का जो प्रथम राजधानी था वो था पुरुषपुर, जो कि पाकिस्तान के पेशावर में पड़ता है। और दूसरा राजधानी था इसका मथुरा। इसी के टाइम में, यानी कि कनिष्क के ही टाइम में चतुर्थ बौद्ध संगीति भी हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था? तो ये कुंडलग्राम में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति इसी के पीरियड में हुआ था। और इन्होंने कश्मीर में कनिष्कपुर नाम का नगर का भी स्थापना किया था, जिसकी जानकारी हमें कल्हन का राज तरंगनी से मिलता है। उसके बाद इसके कनिष्क के जो दरबार में नागार्जुन, जो कि भारत का आइंस्टाइन के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने माध्यमिक सूत्र में सापेक्षिकता का सिद्धांत भी दिया था। और ये चरक, जो कि नागार्जुन का राजवैद्य था, और जिन्होंने एक किताब भी लिखा है चरक संहिता के नाम से। वात्सायन, ये भी कनिष्क के दरबार में रहते थे, और इनका रचना है कामसूत्र। भारवी, ये भी कनिष्क के दरबार में रहते थे, और इनका जो रचना है स्वपन वस्वादता, जिसे कि भारत का पहला नाटक कहा जाता है, भारत का पहला नाटकीय बुक। और अश्वघोष जो है वो भी कनिष्क के दरबार में रहते थे, और उनका रचना है बौद्धचरित, जो कि बौद्धों का रामायण कहा जाता है। उसके बाद कनिष्क के ही शासन काल में सिल्क मार्ग जो है रूट देखने को मिलता है, जिसका रख रखाव जो है कनिष्क करता था, जो कि पश्चिमी एशियाई भूभाग से लेकर के चीन के बीच इसका व्यापार इसी रूट के द्वारा होता था। कुछ ईरानी ससानी आक्रमणकारियों ने कनिष्क के पीरियड का कुछ क्षेत्र जो है जीत लिया था, जिसमें अफगानिस्तान और सिंधु नदी के जो पश्चिमी तट के कुछ भूभाग को जीत लिया था। पर उसके अलावा उन्होंने बाकी क्षेत्रों में, भारत के बाकी क्षेत्रों में 100 सालों तक लगभग शासन किया। उसके बाद देखते हैं कि इसी काल में, यानी कि कुषाण काल में ही वास्तुकला का सर्वाधिक विकास होता है।
और गंधार और मथुरा शैली का भी कनिष्क के काल में ही इसका सबसे अधिक विकास देखने को मिलता है। और कनिष्क का जो मृत्यु होता है वो 102 ईस्वी में हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने मौर्य उत्तर काल के बाद जो विदेशी आक्रमण हुए, जिसका क्रम आप याद रखेंगे, पहला हिंद यूनानी, दूसरा शक या सीथियन, तीसरा पहलव और चौथा कुषाण, जो कि सबसे जो साम्राज्यवादी या फिर जो शक्तिशाली कबीला था वो कुषाणी था। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।